हेलो फ्रेंड्स, कला मास्टर के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग ढूढ़ार शैली की उपशैली अलवर शैली के बारे में देखेंगे। ये अलवर शैली जो है ये ढूढ़ार की उपशैली है। तो देखते हैं सबसे पहले कि अलवर जो राज्य था, अलवर जो नगर था, वो किसका भाग था। अलवर नगर जो है 1775 ईस्वी के पहले जो है, देखिए 1775 ईस्वी के पहले जयपुर का भाग था। 1775 ईस्वी में ये जयपुर से अलग होता है और 1775 ईस्वी में ही राव राजा प्रताप सिंह के राजत्व में ये स्वतंत्र अस्तित्व में आता है। इसका मतलब ये है कि ये अलवर सिटी या अलवर नगर या अलवर राज्य जो था वो जयपुर का भाग था। 1775 ईस्वी में राजा राव प्रताप सिंह के समय में ये अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आता है, यानी कि जयपुर से अलग हो जाता है। स्वतंत्र अस्तित्व का ये मतलब है कि ये अब किसी के अधीन नहीं था, ना तो इसके ऊपर किसी का शासनकाल था। अब ये अपने स्वतंत्र अवस्था में था, इसका खुद का शासन था। अब इसमें अपने स्वतंत्र अवस्था में इसके शासक बन रहे थे और ऐसा जो है 1775 ईस्वी में होता है। और राजा राव प्रताप सिंह के राजत्व में, जब राजा राव प्रताप सिंह आते हैं उन्हीं के समय में ये जयपुर से अलग होकर अलवर जो है अपने स्वतंत्र अस्तित्व में आ जाता है। और ये जो है, देखिए मैंने आपको बताया है कि कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि किसकी उपशैली है। ढूढ़ार की तो पूछेगा, ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि राजस्थान की शैली उपशैली है, राजस्थान भी लिख के आ सकता है। इसे ढूढ़ार की उपशैली तो माना ही जाता है, इसे जयपुर शैली की भी उपशैली मानी जाती है। मैंने आपको जयपुर शैली वाले वीडियो में आप देखेंगे अगर, तो ढूढ़ार को ही जयपुर शैली बोला जाता है। ढूढ़ार को जयपुर शैली भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि यह ढूढ़ार एवं जयपुर शैली की भी उपशैली है। तो आपके एग्जाम में जो है ढूढ़ार भी आ सकता है और जयपुर शैली भी आ सकता है कि किसकी उपशैली है अलवर, तो ढूढ़ार और जयपुर दोनों की हो सकता है। अब देखते हैं कि अलवर दिल्ली जयपुर रेल मार्ग पर स्थित है। अलवर जो है वो दिल्ली जयपुर रेल मार्ग पर स्थित है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अलवर जो है किस रेल मार्ग पर स्थित है, तो दिल्ली से जो जयपुर रेल मार्ग जाता है उसी पर अलवर भी है। अब देखते हैं राजा राव प्रताप सिंह का शासनकाल। अलवर के शासक थे एक राजा राव प्रताप सिंह। इन्होंने क्या क्या कार्य करवाए, इनके समय के प्रमुख चित्र या चित्रकार कौन कौन से थे, इसके बारे में देखेंगे। देखिए राव राजा प्रताप सिंह जो थे, इनके समय जो है डालू राम और शिव कुमार नामक चित्रकार जयपुर से अलवर आए। देखिए इनके अभी ये जो अलवर सिटी है या अलवर राज्य है, ये जयपुर से तो अलग हो रहा है। जब जयपुर से ये अलग हो जाता है तो वहाँ के कुछ चित्रकार भी इसमें आ जाएंगे अलवर में। तो वहाँ से कौन कौन से चित्रकार आए, डालू राम आए, शिव कुमार। देखिए मैंने आपको बताया भी है कि अगर आप आगे पहले की लाइन नहीं ध्यान से समझेंगे तो नीचे वाली लाइन आपको नहीं समझ में आएगी। अब इसका मतलब आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि जयपुर से अलवर आना क्यों इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अलवर जयपुर से अलग हुआ है, पहले जयपुर का भाग था। तो जब जयपुर से अलवर निकल कर एक स्वतंत्र राज्य बन जाता है तो वहाँ के कुछ चित्रकार भी आते हैं। और कौन कौन से चित्रकार आते हैं डालू राम और शिव कुमार नामक चित्रकार जयपुर से अलवर आए। और क्या होता है राजा राव प्रताप सिंह के समय में, इन्होंने जो है रायगढ़ में शीश महल का निर्माण करवाया। राव राजा प्रताप सिंह जी ने रायगढ़ में, देखिए जो राजस्थान शैली, इसमें हम लोग हवा महल पढ़ चुके हैं, शीश महल पढ़ चुके हैं। ये पूछा जा सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया, किस शासक ने करवाया। शीश महल का निर्माण करवाया। शीश महल का नाम शीश महल इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ कई रंग के शीशे दीवारों में जड़वाए गए थे और छत पे, इसीलिए इसको शीश महल कहा गया। और ये अलवर से 20 मील दूर है। रायगढ़ जो है, रायगढ़ जगह का नाम है। ये अलवर से 20 मील दूर है रायगढ़, और यहीं पर राव राजा प्रताप सिंह ने शीश महल का निर्माण करवाया। और इस शीश महल में जो है डालू राम ने भित्ति चित्रण किया। इन्हीं के शासनकाल में, राव राजा प्रताप सिंह के समय में ही शीश महल जो था जिसका निर्माण रायगढ़ में हुआ था, उसी में डालू राम जो कि जयपुर से आए थे चित्रकारी, ये देखिए डालू राम जयपुर से आए थे। डालू राम ने भित्ति चित्रण किया शीश महल में। और यहाँ से प्राप्त निम्न चित्र है, यहाँ से मतलब शीश महल से जो चित्र प्राप्त हुए हैं, देखिए रामलीला, ये चित्र जो है ये सब भित्ति चित्र हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर पढ़े हम लोग कि शीश महल में डालू राम ने भित्ति चित्रण किया। और ये जो चित्र प्राप्त हुए शीश महल से, रामलीला, गोवर्धन धारण, गौचारण, हिंडोला, वेणी गुंथन, दुग्ध दोहन, ये सारे चित्र भित्ति चित्र हैं, दीवारों पर अंकित हैं। एक बार देखते हैं कौन कौन से चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं शीश महल से। रामलीला, गोवर्धन धारण, गौचारण, हिंडोला, वेणी गुंथन, दूध दोहन। दूध दुहा जा रहा है, मतलब दूध
जो है गाय लगाई जा रही है, ऐसा भी वहाँ पर एक चित्रण भित्ति में हुआ है। भित्ति का मतलब दीवार में। और एक चित्र है राम का धनुष भंग, राम जो धनुष तोड़ते हैं स्वयंवर में सीता जी के, उसका भी चित्रण हुआ है। और इस चित्र में अजंता शैली का प्रभाव देखा जाता है। ये जो राम का धनुष भंग है, इस चित्र में अजंता शैली का प्रभाव देखा जाता है। देखिए जो ये वाला चित्र है राम का धनुष भंग, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें अजंता शैली का प्रभाव भी देखा जाता है। और एक चित्र है राज तिलक, राज तिलक हो रहा है राजा का, किसी शासक का, ऐसा चित्र भी वहाँ पर शीश महल में अंकित है। इस पर भी अजंता शैली का प्रभाव देखा जाता है। ये दोनों चित्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। अब अगले चित्र में देखें तो अंगड़ाई लेती स्त्री, आप देख ही रहे हैं राजस्थान शैली में स्त्रियों पर, विशेषकर स्त्रियों को ध्यान में रखकर चित्र किया गया है, उनके सौंदर्य को उभारा गया है, दर्शाया गया है। आप देखिए यहाँ पर भी स्त्रियों के ऊपर विशेष रूप से चित्रण किया गया है। तो अंगड़ाई लेती स्त्री का चित्रण हुआ है, कांटा निकालती स्त्री का चित्रण हुआ है, श्रृंगार करती स्त्री का चित्रण हुआ है। देखिए श्रृंगार करती, तथा ये इम्पोर्टेंट है, तब आपके एग्जाम में आ सकता है, राजस्थान की किस उपशैली में तबला, सितार या सारंगी बजाती स्त्री या नायिका का चित्रण हुआ है। तो देखिए तबला, सितार, सारंगी आदि बजाती हुई नायिका का चित्रण भी हुआ। ये सारे चित्र जो बने हैं ये शीश महल की दीवारों पर बनाए गए हैं। और किसके समय में बने हैं? राव राजा प्रताप सिंह के समय में बने। और बनाया किसने है? डालू राम ने बनाया है। ऐसे ही आप लोग याद करिए। अब अगला पॉइंट देखें तो राजगढ़ के शीश महल में शीशों पर अजंता के बादामी रंगों का प्रभाव, जो शीशे लगाए गए हैं इस शीश महल में, जो अजंता में बादामी रंग का प्रयोग हुआ है उसका प्रभाव माना जाता है। इस शीश महल में अजंता के बादामी रंगों पर प्रभाव माना जाता है। शीशों पर जो कलर है वो अजंता के बादामी रंगों से मिलता जुलता है। अब दूसरे शासक हैं अलवर शैली के बख्तावर सिंह। बख्तावर सिंह के बारे में अगर देखें तो ये चंद्र सखी एवं बख्तेश नाम से कविताएं लिखा करते थे। यहाँ चंद्र सखी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चंद्र सखी ऐसा लग रहा है किसी स्त्री का नाम है, तो चंद्र सखी के नाम से अलवर शैली का कौन सा शासक कविताएं लिखता था, ऐसा सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है। तो यहाँ पर चंद्र सखी आप लोग याद जरूर रखिए। ये जो है बख्तावर सिंह चंद्र सखी और बख्तेश के नाम से कविताएँ लिखा करते थे। और एक इनकी साहित्यिक ग्रंथ है इनका दान लीला। दान लीला इनका साहित्य ग्रंथ है, यानी कि इनका साहित्य ग्रंथ का ये मतलब है कि दान लीला इन्होंने ही लिखा था। तो एक ग्रंथ था, इसको बख्तावर सिंह ने लिखा था। इनके समय के प्रसिद्ध चित्रकार देखिए बलदेव थे, सालगा थे एवं डालू राम। डालू राम यहाँ भी हैं। आपको मैंने बताया है कि राजा चेंज होंगे लेकिन चित्रकार तो वही रहेंगे ना। तो यहाँ पर भी देखिए डालू राम प्रसिद्ध चित्रकार हैं, सालगा हैं, बलदेव हैं, इनके समय के प्रसिद्ध चित्रकार। और ये जो बलदेव थे ये मुग़ल शैली का चित्रकार था, मुग़ल शैली में चित्रण करता था बलदेव, जबकि डालू राम जो है राजपूत शैली में चित्रण करते थे। ये पूछा जा सकता है, डालू राम जो है राजपूत शैली में चित्रण करते थे। और एक चित्र इनके समय का इम्पॉर्टेंट है नाथ जोगियों एवं फकीरियों को बख्तावर सिंह के साथ जंगल में चर्चा करते हुए चित्रण किया गया है। इनके समय में नाथ के साथ, जोगी के साथ, फकीरों के साथ बख्तावर सिंह जंगल में चर्चा कर रहे हैं और धार्मिक चर्चा कर रहे हैं, ऐसा चित्रण बख्तावर सिंह के समय में हुआ है। अलवर शैली को मौलिक रूप देने का श्रेय, अलवर शैली को मौलिक रूप देने का श्रेय बख्तावर सिंह को जाता है। अगले शासक हैं विनय सिंह। अब देखिए इनका शॉर्ट नाम जो निक नेम कहते हैं आज के समय में हम लोग, इनका निक नेम क्या था? बन्ने सिंह। बन्ने सिंह के नाम से प्रसिद्ध थे विनय सिंह। इनका अलवर में वही स्थान है जो मुग़ल शैली में, मुग़ल कला में अकबर का है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये जो विनय सिंह या बन्ने सिंह थे, इनका अलवर में वही स्थान है जो मुग़ल कला में अकबर का स्थान था। अब देखिए ये स्क्रॉल पेंटिंग के शौकीन थे। स्क्रॉल पेंटिंग्स का मतलब ये है लिपटुआ चित्रण, इसके ये शौकीन थे विनय सिंह। ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, अलवर शैली का कौन सा शासक स्क्रॉल पेंटिंग्स का शौकीन था? तो कौन सा शासक है ऐसा? विनय सिंह। और एक पॉइंट इनके समय का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि गुलिस्ता का चित्रण इनके दरबार की एक अनोखी विशेषता थी। ये गुलिस्ता आप लोग जरूर याद रखिए। अभी तक जितना हमने पढ़ा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए गुलिस्ता का चित्रण ही है। गुलिस्ता का चित्रण इनके दरबार की एक अनोखी विशेषता थी और इसमें जो है 1 लाख रुपए का खर्च आया उस समय। सोचिए ये 15वीं 16वीं शताब्दी की बात हो रही, उस समय जो है जो गुलिस्ता का चित्रण हुआ उसमें 1 लाख रुपए खर्च हुआ। ऐसा इसलिए कि जो गुलिस्ता का चित्रण किया जा रहा था, अगर कहीं भी थोड़ी भी गड़बड़ी हो जाती थी तो उसको मिटाया नहीं जाता था, उसको काटा नहीं जाता, दूसरा नया फिर से बनाया जाता था। इस तरह कई प्रतियाँ इसकी तैयार हो गई थी और इस पर खर्च भी ज़्यादा आ गया था। तो गुलिस्ता का चित्रण 1 लाख रुपए का खर्च आया था।
और आनंद राम के छंदों पर आधारित 12 मासा का चित्रण इनके समय में हुआ। विनय सिंह के समय में आनंद राम के छंदों पर आधारित 12 मासा का चित्रण किया गया। अब अगले शासक देखें बलवंत सिंह। अलवर शैली को पढ़ रहे हैं हम लोग। ये अलवर शैली के शासक हैं जिनके समय में कला संबंधी चीज़ें क्या क्या हुई वही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जो जैसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए उनके बारे में उसी टाइप के 1 या 2 या 4 पॉइंट, जो शासक जितने इंपॉर्टेंट उसी टाइप के पॉइंट लेकर आए हैं। अब देखिए ये वाले बलवंत सिंह ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनके बारे में 2 ही पॉइंट मिला मुझे। अब देखिए इनके समय का प्रमुख चित्रकार कौन सा है? जमुना दास है इनके समय का प्रमुख चित्रकार, बुद्धराम और शालिग्राम। और इनके समय का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दुर्गा सप्तशती का चित्रण छोटे लाल और शालिग्राम द्वारा किया गया। बलवंत सिंह के समय में दुर्गा सप्तशती का चित्रण किया गया। किसने किया? छोटे लाल एवं शालिग्राम द्वारा। अगले शासक हैं शिवदान। इनके समय में ये देखिए ये वाला पॉइंट इनके समय का इंपॉर्टेंट, इनके समय में बना नेफरी वादन का चित्र अलवर शैली का सबसे उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। इनके समय में जो नेफरी वादन का चित्र था ये अलवर शैली का सबसे उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही हो सकता है एक ही सवाल पूछ ले राजस्थान शैली से। अगले शासक है मंगल सिंह। इनके समय में जो है कौन चित्रकार थे? उदयराम और मूलचंद हाथी दांत पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। इनके समय के चित्रकार उदय सिंह और मूलचंद जो है हाथी दांत पर चित्रण के लिए प्रसिद्ध चित्रकार थे। अगले शासक हैं जय सिंह। इनके समय के प्रमुख चित्रकार हैं राम प्रसाद, राम सहाय, राम गोपाल एवं नेपालिया। ये यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नेपालिया हैं। ये किसके समय के चित्रकार हैं? जय सिंह के। अलवर शैली की विशेषता अगर देखें तो इसमें एक खास विशेषता थी, चटक रंगों का प्रयोग किया जाता था। अलवर शैली में चटक रंगों का प्रयोग होता था चित्रों में, और ये अलवर शैली की निजी विशेषता थी। मैंने आपको बताया निजी विशेषता का मतलब इसकी अपनी विशेषता थी, अपनी उपज थी। इसने कहीं से कॉपी नहीं किया था किसी अन्य शैलियों से। निजी विशेषता का मतलब होता है कि जिस शैली के बारे में बताया जा रहा है कि इसकी निजी विशेषता है, इसका मतलब उसी शैली में उस चीज़ का जन्म हुआ है। तो चटक रंगों का प्रयोग अलवर शैली की निजी विशेषता थी। तो अलवर शैली आपका यहीं पर समाप्त होता है। आज ही हम लोग पढ़ेंगे शेखावटी और उनियारा शैली, जिससे कि आपका राजस्थान शैली आज ही कंप्लीट हो जाए। फिर अगले वीडियो में, कल की वीडियो में हम लोग पहाड़ी चित्रकला पर आएंगे। क्योंकि एग्ज़ाम होने में टाइम ज़्यादा रह नहीं गया है तो हम थोड़ा तेज़ी से सिलेबस को ख़त्म करेंगे। तो आज हम आपका राजस्थानी शैली कंप्लीट करवा देंगे। कल से हम लोग पढ़ेंगे पहाड़ी चित्रकला।